हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको और आने वाले वीडियो की सूचनाएं मिल सके। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, अंग्रेजी में इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फिर बारिश कैसे होती है, ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए, तो ये पेड़ पौधे बारिश कराते कैसे हैं। ठीक है, आवश्यक कच्चे पदार्थ यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लाभ, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें उससे क्या लाभ होगा। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वीडियो से दूर मत जाइएगा और पूरा का पूरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अब बात करें प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 H2O को ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O को, ठीक है, शर्करा में या ग्लूकोज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को उठाइए और पानी को उठाइए और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, यहां क्या होना चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां बनता है ग्लूकोज, तो C6H12O6 अब प्लस 6 अणु बनते हैं जल के और 6 अणु बनते हैं ऑक्सीजन के, इतना बनता है। ठीक है, तो यहां हम लोग कर देते हैं, ठीक है, यहां 6 कर देते हैं, यहां 12 कर देते हैं, यही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है किसमें बदल रहा है, तो शर्करा में बदल रहा है। ठीक है, तो यही रिएक्शन आपको याद करना है, ये रिएक्शन हो जाता है आपके प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होकर बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और आपका जल बन गया। ठीक है, तो यही तो बोला जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O को ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि कोई विशेष समस्या ना होने पाए। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा चित्र की बात करें तो चित्र आप लोग देख ही पा रहे हैं कि आपका चित्र हो गया। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, इसमें पौधे हैं, सूर्य के प्रकाश आ रहे हैं और जल मिल जा रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो केवल परिभाषा हो गई, अभी इसकी हम सारी बातें करेंगे। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, ये केवल और केवल एग्जाम्स में लिखने के लिए परिभाषा हो गया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस विशेषताओं को पहले आप मौखिक समझ लीजिए। देखिए क्या बोले हैं अभी को आपको, तो 6 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 अणु जो है जल का, और सनलाइट सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है क्लोरोफिल पर तो यही बना देता है ग्लूकोज C6H12O6, 6 अणु बन जाता है जल का और 6 अणु बन जाता है ऑक्सीजन का। अब विशेषताएं इसी में छिपी हुई हैं। देखिए, तो होता क्या है, सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहां से पाते हैं, वायुमंडल से पाते हैं। तो आप कह सकते हैं पहला तो यही होगा इसी विशेषता में कि वायुमंडल का शुद्धिकरण, वायुमंडल का शुद्धिकरण हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण से जो है वायुमंडल का शुद्धिकरण हो जाता है।
अब सोचने वाली बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे हो गया। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले आएंगे? तो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वायुमंडल से ही तो ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो वायुमंडल का शुद्धिकरण भी होगा। और इसीलिए कहा भी जाता है कि पेड़ पौधे जो हैं बारिश कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी बातें देख रहे हैं, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हमें भोजन की प्राप्ति हो जाती है। ये देखिए, ये क्या है, यही तो है आपका जल वाष्प। ये क्या बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या बन रहा है, जल वाष्प। तो ये जल वाष्प कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भाप बन के। तो यही बारिश कराने में सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अगली विशेषता में आप बोल सकते हैं कि वर्षा कराने में सहायक होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जिन इलाकों में पेड़ पौधे अत्यधिक होते हैं उन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, अब इलाका ऐसा नहीं केवल 2 बीघा में पेड़ लगा दी तो वहीं बारिश होगा। ये इलाका का मतलब ये कम से कम जो है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। तो अगर 5 से 10 किलोमीटर का कोई एरिया है और उस 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में पौधे ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं उन एरियाओं में बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और देखिए यहां से क्या निकल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, शुद्ध ऑक्सीजन देगा। तो प्रकाश संश्लेषण का एक फायदा और है कि इस क्रिया के फलस्वरूप हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये सारे इसके शार्ट में हो गए। अब थोड़ा डीप में देख लीजिए क्या होगा। तो इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित कर ली जाती है। अगला, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में जल में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जो बारिश कराने में सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम अति आवश्यक है। इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में जल के अणु प्राप्त होते हैं, जो वात रंध्र के द्वारा वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाते हैं, जो वर्षा के रूप में पुनः प्राप्त होते हैं। यही बातें आपको बताई गई हैं और ये आप देख सकते हैं। एक पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों से होते हुए जलवाष्प ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा अगर जलवाष्प ऊपर हो गया तो हम क्या कहेंगे, यही तो बारिश कराएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे बारिश कराने में सहायक होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही बातें यहां बोली जा रही हैं। ठीक है ना बच्चों, कोई समस्या आपको? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री देखिए। अब प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, देखिए पेड़ पौधे अपने भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस क्रिया के लिए पौधों को निम्न कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर आवश्यक की बात करें तो सबसे पहला आवश्यक पदार्थ है प्रकाश। फिर दूसरा आप कह सकते हैं पर्णहरिम या क्लोरोफिल। तीसरा आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा आप बोल सकते हैं जल। पांचवा आप बोल सकते हैं खनिज लवण, मिनरल्स। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए ये कच्चे पदार्थ हो गए। ठीक है, तो आइए इन पर अब एक एक करके थोड़ी इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब प्रकाश की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तो आवश्यकता ही होगा, क्योंकि इसके अनुपस्थिति में या रात में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों से, प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों का मतलब यह है कि जैसे आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब के प्रकाश से, इन सब के प्रकाश से कुछ हद तक जो है यह प्रक्रिया हो सकती है, अन्यथा वैसा नहीं होगा। अगला है लाल रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, सबसे कम होगा। ध्यान रखिएगा। अगला है जल। तो पौधों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और फिर जाइलम ऊतक के द्वारा अवशोषित जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है,
जल के साथ साथ अधिकांश खनिज लवण भी अवशोषित कर लिए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो आपको पता ही है कि जाइलम एक ऊतक पाया जाता है पौधों में, ठीक है। और यही जाइलम क्या करता है, यही जाइलम पेड़ पौधों के जो है जड़ों द्वारा खनिज लवण को अवशोषित करके और जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचा देता है। तो वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं और हमें लगता है इसमें कोई विशेष समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्यतः सभी पौधे क्या करते हैं कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से, जबकि जलीय पौधे जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। और रात में संचित भोजन स्टार्च के पाचन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं रात में क्या करते हैं कि संचित भोजन का जो है पाचन करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है क्लोरोफिल। हरे रंग का वर्णक है जो मुख्य रूप से पत्तियों में मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, हरे रंग का एक वर्णक है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है जो मुख्य रूप से पत्तियों में मिलता है। अब केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है जो मुख्य रूप से पत्तियों में मिलता है। अब केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसके फलस्वरूप शर्करा प्राप्त होता है। पत्तियों में अत्यंत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लवक कहते हैं, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, द्रव भाग को स्ट्रोमा, ठीक है ना, द्रव भाग को स्ट्रोमा, और जबकि वलय जैसी संरचनाओं के समूह को ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना थैलोफाइट से मिलकर बनी होती है और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसके चित्र को, ठीक है, और इसको आप हो सके तो बना लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, एनसीईआरटी का ही है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात किया जाए कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण कभी कभी बहुत तेजी से होता है, कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण बहुत धीरे होता है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक तो है ना। तो वही बात कही जा रही है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात चल रही है, ठीक है। तो कौन कौन कारक हैं, पहला है बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन कौन से हैं, देखिए प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्राप्त खनिज हो गया, आदि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। बाहर से हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, बाहर से। तो अब देखिए प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। विद्युतीय प्रकाश में भी यह क्रिया संभव है। नीले व लाल प्रकाश में यह क्रिया तेजी से होती है, जबकि इंफ्रारेड प्रकाश में यह क्रिया धीमी हो जाती है। हरे रंग की प्रकाश किरणें पत्तियों में अवशोषित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि जहां पौधशाला होता है तो पौधशाला के जो बॉर्डर बनाए जाते हैं उसमें एक हरे रंग का कपड़ा आता है, हरे रंग का एक पर्दा आता है। वो हरे रंग का पर्दा क्यों होता है, हरे रंग का पर्दा होने से वो हरे प्रकाश को ही क्या करेगा, आने देगा, उत्सर्जित करेगा। तो हरा प्रकाश को उत्सर्जित करेगा तो हरे प्रकाश से क्या होंगे, जो पौधशाला के पौधे होंगे विकसित नहीं हो पाएंगे। और यही तो चाहते हैं भाई। छोटे छोटे गमलों में कलम लगा के रखा जाता है। अब कलम लगा के इसलिए रखते हैं ताकि उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमी हो, क्योंकि बहुत तेजी से होगा। अब पता लगा कलम लगा दिए हैं, 2 महीने के लिए रख दिया गया, तो 2 महीने के लिए रख देंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से क्रिया होगा। अब बहुत तेजी से क्रिया होगा तो पौधे जल्दी से बड़े हो जाएंगे, तो उनको ले जाने में समस्याएं होती हैं। इसीलिए पौधशाला में जो हरे रंग के पर्दे का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। तापमान 10 से 35, अब देखिए बात करें तापमान की, ठीक है, तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है।
तो अगर ये तापमान है 10 से 35 डिग्री सेल्सियस का प्रकाश है और इतना तापमान है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है दोगुनी हो जाती है। लेकिन अगर 40 के बाद जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है धीमी आ जाती है। क्यों? अगर तापमान 40 के ऊपर जाएगा, अगर तापमान 40 के ऊपर जाएगा तो इससे क्या समस्या होगा? इससे समस्या ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक तापमान बढ़ने से कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है, और जब जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण धीमी हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी सी बातें हो गई। अगला है जल। तो जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो है पड़ता है, अर्थात जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी अर्थात जैविक क्रिया में हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है खनिज। तो खनिज देखिए, आयरन और मैग्नीशियम खनिज प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उनकी कमी से पर्णहरिम की कमी हो जाती है और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि आपके खनिज भी जो है बाह्य कारक डालते हैं। अब आंतरिक कारक में तो पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की पोजीशन, संरचना संख्या, कोशिका में पर्णहरिम की मात्रा आदि संश्लेषण की जो दर है वो प्रभावित करती है, आंतरिक कारक हो गए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण के क्या लाभ हैं, क्या हानि है और कैसे जो है ये जो है वारिस कराते हैं। तो इन सब की बातें जो है हम लोगों ने एक वीडियो में बड़े आराम से कर लिया। अब बच्चों देखिए, इससे एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम्स में, कभी कभी लॉन्ग आता है। अब लॉन्ग आता है, बच्चे हो जाते हैं परेशान कि कहां से लिखें। तो मात्र इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो विशेषताएं और लाभ में कहीं ना कहीं एक ही बातें आपको लिखनी होती हैं और इसमें विशेष परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जल्दी से इसको आप पूरा वीडियो देखकर इसका नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के बाद हम लोग फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।